दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। निर्माता निर्देशक करण जौहर और मल्टीप्लेक्सेस चलाने वालों के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ऐसा लगता है कि करण जौहर मल्टीप्लेक्स चलाने वालों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। यही वजह है कि करण जौहर ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मल्टीप्लेक्स में टिकट की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि अगर एक फैमिली एक फिल्म को देखने जाए तो पॉपकॉर्न वगैरह खाने के बाद, कोल्ड ड्रिंक खरीदने के बाद उनके तकरीबन 10,000 रुपये खर्च होंगे, और अगर वो 10,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो वो फिल्म नहीं देख सकते। यही वजह है कि आज की तारीख में फैमिलीज थिएटर्स में जाती ही नहीं है फिल्म देखने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि भाई 10,000 रुपये खर्च करके एक फिल्म क्यों देखे, इससे बेहतर है कि वो 10,000 रुपये कहीं और खर्च कर ले। तो करण जौहर का ये बयान मल्टीप्लेक्स चलाने वालों को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो भी करण जौहर कह रहा है वो बिल्कुल झूठ है, उसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। मल्टीप्लेक्स वालों की एक एसोसिएशन है और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि करण जौहर किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा है हमें नहीं पता। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 4-5 लोगों की एक फैमिली किसी फिल्म को देखने जाती है तो उनके ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए खर्च हो सकते हैं, 2,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हो सकते। तो अगर करण जौहर ये कह रहा है कि भाई एक फैमिली को एक फिल्म देखने के लिए 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। मल्टीप्लेक्स वालों ने करण जौहर से कहा कि आप खुद ही देखिए, जो आपकी आने वाली फिल्म है जिगरा, उसका ट्रेलर देखकर ही पब्लिक ने डिसाइड कर लिया है कि उस फिल्म को नहीं देखना है। अगर आप ऐसी घटिया फिल्में बनाओगे तो फिर आपकी फिल्में कैसे चलेंगी। तो मल्टीप्लेक्स वालों ने करण जौहर से कहा है कि आप हमारे टिकट प्राइस को ज्यादा मत बताइए, हमारे बिजनेस के बारे में कोई बात मत कीजिए, बल्कि आप अपनी फिल्मों पर ध्यान दीजिए, आप अच्छी फिल्में बनाइए। अगर आप अच्छी फिल्में बनाएंगे तो आपकी फिल्में चलेंगी, और अगर आप जिगरा जैसी वाहियात फिल्में बनाएंगे तो फिर आपकी फिल्म नहीं चलेगी। अगर हम इस फिल्म को फ्री भी दिखाएंगे तब भी पब्लिक इस फिल्म को देखने नहीं आएगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मल्टीप्लेक्स वाले कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता कि टिकट प्राइस की वजह से कोई फिल्म ना चलती तो फिर स्त्री 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ना होती, फिर एनिमल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ना होती, पठान, जवान, गदर 2 जैसी फिल्में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ना होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं, कंटेंट खराब बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पब्लिक घटिया फिल्में देखना नहीं चाहती, और पब्लिक इन घटिया फिल्मों को देखने के लिए मेहनत से कमाए हुए पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहती। पब्लिक जिगरा जैसी वाहियात फिल्म नहीं देखना चाहती। दोस्तों, पुराने जमाने में बॉलीवुड में एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम है उर्मिला मातोंडकर। अब तो ये मैडम राजनेता बन गई हैं। उर्मिला ने तकरीबन 8 साल पहले एक कश्मीरी लड़के से शादी की थी जो उर्मिला से 10 साल छोटा है। और जब उर्मिला ने ये शादी की तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये शादी चल नहीं सकती, ये शादी कुछ सालों ही चल सकती है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब सानिया मिर्जा ने एक पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की थी, मैंने तब भी यही कहा था कि यह शादी चल नहीं सकती। इस शादी का एंड होना पक्का है, डिवोर्स होना पक्का है, और वही हुआ। और जब उर्मिला ने एक 10 साल छोटे हैंडसम से मुस्लिम लड़के से शादी की तो मैंने उस वक्त भी यही कहा कि भाई ये शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये शादी नहीं चल सकती। एक तो ये कि लड़का अगर लड़की से 10 साल छोटा है तो उस शादी में डिवोर्स होना ही होना है, वो शादी हमेशा के लिए चल ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, अगर लड़का 20, 25, 30 साल भी बड़ा है तो वो शादी आराम से चलेगी, क्योंकि फिर हस्बैंड वाइफ की सुनेगा। लेकिन अगर कोई लड़का पत्नी से 10 साल छोटा है तो जाहिर सी बात है कुछ सालों के बाद वो पत्नी की बिल्कुल नहीं सुनेगा, कुछ सालों के बाद वो बाहर मुंह मारना शुरू कर देगा, कुछ सालों के बाद घर में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे और फिर डिवोर्स हो जाएगा। दूसरी वजह ये थी कि ये लड़का मुस्लिम है, वो भी कश्मीर से। कश्मीर वाले वैसे ही बहुत कट्टर मुस्लिम होते हैं, और उर्मिला एक हिंदू है, तो जाहिर सी बात है ये शादी हमेशा के लिए चल नहीं सकती थी, पॉसिबल नहीं था। तीसरी बात जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती कि ये जो बॉलीवुड की लड़कियां हैं ये कश्मीर के लड़कों के पीछे पागल क्यों हैं। भाई कश्मीर के लड़कों में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी के हिंदुस्तान के लड़कों में नहीं है। तो अगर उर्मिला ने एक ऐसे लड़के से शादी की थी जो कश्मीर से है, मुस्लिम है, जिसकी थिंकिंग प्रो पाकिस्तान है, जिसने लालच में आकर उर्मिला से शादी की हो, तो जाहिर सी बात है फिर यह शादी चल नहीं सकती थी। और यही वजह है कि जब यह शादी हुई थी मैंने तभी कहा था कि यह शादी कुछ सालों के लिए है, कुछ सालों के बाद
बाद डिवोर्स हो जाएगा, और वही हुआ। तो मैं आप सब लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि शादी करने से पहले मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि किससे शादी करनी है। बात को समझो। मजाक से हटकर मैं बॉलीवुड की सभी लड़कियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू से शादी कीजिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम से शादी कीजिए। कोई जरूरत नहीं है पंगे लेने की भाई। ऐसी शादी करने की बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं है जो कुछ सालों के बाद टूट जाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि घटिया बदतमीज आदमी कपिल शर्मा के शो का सेकंड सीजन चालू हो गया है नेटफ्लिक्स पर। पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और अब पहले एपिसोड की डिटेल्स आ गई है। इस एपिसोड को दुनिया भर में सिर्फ 9 लाख लोगों ने देखा है। कितना भाई साहब? 9 लाख लोगों ने। यानी कि हो सकता है 100,000 और देख लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इस शो को दुनिया भर में सिर्फ 1 मिलियन लोग देखेंगे। कितना? 1 मिलियन। अबे 1 मिलियन होता क्या है भाई? आप जरा ध्रुव राठी की वीडियोस देखिए। एक वीडियो को 80 to 90 मिलियन लोग देखते हैं। कितने? 80 to 90 मिलियन। कुछ वीडियोस तो ऐसे भी हैं जिनको 100 मिलियन लोगों ने देखा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कपिल शर्मा के शो में बॉलीवुड के इतने लोग आए हैं, कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा की टीम है, उसके बावजूद भी उस शो को पूरी दुनिया में सिर्फ 1 मिलियन लोगों ने देखा है और ध्रुव राठी के वीडियो को 100 मिलियन लोग देखते हैं। तो आप डिफरेंट समझिए कि कपिल शर्मा की औकात क्या है ध्रुव राठी के सामने। और ध्रुव राठी क्या, मैं तो कहता हूं कि एल्विश यादव के सामने भी कपिल शर्मा की कोई औकात नहीं है भाई। एल्विश यादव का वीडियो भी 20-25 मिलियन लोग देखते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कहां 1 मिलियन है और कहां 20-25 मिलियन है। जबकि एल्विश यादव इतना बदनाम है, उसके ऊपर इतने लीगल केसेस हैं, इसके बावजूद भी पब्लिक उसका वीडियो देखती है। तो मेरे ख्याल में बॉलीवुड के जो लोग कपिल शर्मा के शो पर जाते हैं वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाते हैं। अगर ये बॉलीवुड के लोग ना जाएं तो कपिल शर्मा के शो को 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक कपिल शर्मा और उसकी टीम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इन सब की मिलाकर 0 टीआरपी है। एसआरके कहीं बाहर जा रहा था और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां एक लड़की थी जो एसआरके को देखकर एकदम पागल हो गई, पागलों की तरह चिल्लाने लगी। वो सिक्योरिटी वालों को धक्के दे रही थी और किसी तरह शाहरुख खान तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, शाहरुख खान को मिलना चाहती थी और सिक्योरिटी वाले उसको रोक रहे थे। जब ये हंगामा एयरपोर्ट पर हो रहा था तो जाहिर सी बात है एसआरके को भी पता होगा कि भाई पीछे कोई लड़की हंगामा कर रही है। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि एसआरके को सिक्योरिटी वालों को कहना चाहिए था कि ठीक है, उसको अंदर आ जाने दो, मैं उससे मिल लेता हूं। क्योंकि सब लोग तो इस तरह से नहीं चिल्लाते, सब लोग तो इतने पागल नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पागल होते हैं। और जबकि एक लड़की इस तरह से चिल्ला रही थी, एक लड़की इस तरह से पागल थी, तो मेरे ख्याल में एसआरके का यह हक बनता था कि उस लड़की से मिल लिया जाता। लेकिन एसआरके ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एसआरके अंदर चला गया और वो लड़की बाहर चिल्लाती रही। मेरे ख्याल में एसआरके ने यह ठीक नहीं किया। आपको ऊपर वाले ने इतनी शोहरत दी है, इतना नाम दिया है, ऊपर वाले ने आपको नवाजा है कि लोग आपके लिए पागल हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसा फैन मिल जाए जो इस कदर पागल हो और वो भी लड़की, तो फिर मेरे ख्याल में एसआरके को थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए, अपने फैन को मिल लेना चाहिए। कुछ दिनों पहले बड़े जोर शोर से यह ऐलान हुआ था कि युवराज की जिंदगी पर एक फिल्म बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड का कोई भी हीरो इस फिल्म में काम ही नहीं करना चाहता। तो जाहिर सी बात है फिल्म कैसे बनेगी। इसी बात से मायूस होकर कि कोई भी एक्टर युवराज की कहानी पर बनने वाली फिल्म में काम नहीं करना चाहता, युवराज ने अब कंट्रोवर्सी चालू की है। युवराज कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी हो और जो एक्टर हैं उनमें इंटरेस्ट पैदा हो उस फिल्म को करने के लिए। और अपनी कहानी पर फिल्म बनाने के लिए युवराज इतना पागल हो गया है कि उसने दीपिका के बारे में उल्टी सुल्टी बातें की है। मैं उल्टी सुल्टी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब दीपिका मैरिड है, एक बच्चे की मां है, तो किसी को भी यह हक नहीं बनता कि दीपिका के बारे में कोई भी पुरानी बात की जाए। यह दुनिया जानती है कि एक वक्त में दीपिका और युवराज का अफेयर था, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो युवराज को यह हक बिल्कुल नहीं बनता कि वो आज उस वक्त के बारे में कोई बात करे, दीपिका को बदनाम करे सिर्फ अपनी फिल्म बनाने के लिए। युवराज ने कंट्रोवर्सी करने के लिए कहा है कि जब एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में
में खेलने गया था तो मैं अच्छे रन नहीं बना रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड भी वहीं अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। हम दोनों होटल के एक ही रूम में रहा करते थे। फिर एक रात को हम दोनों ने सुबह तक बात की। मैंने दीपिका से कहा कि तू अपने कैरियर पर ध्यान दे, मैं अपने कैरियर पर ध्यान देता हूं, कुछ दिनों के लिए हम अलग रहते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे ज्यादा रन नहीं बन पा रहे हैं। और युवराज ने बताया कि फिर दीपिका ने मेरा सारा सामान पैक किया और मेरे जूते भी पैक कर दिए। जब मैं रूम से जाने लगा सामान लेकर तो जूते नहीं थे। मैंने कहा अब मैं क्या पहनकर जाऊं, तो दीपिका ने कहा कि मेरे पिंक चप्पल है वो पहनकर चले जाओ। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि अगर युवराज आज दीपिका के बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो ये बहुत ही घटिया हरकत है क्योंकि दीपिका ऑलरेडी शादीशुदा है और युवराज को भूलना नहीं चाहिए कि उसने भी एक हीरोइन से शादी की है। खुदा ना करे कि बॉलीवुड का कोई हीरो खड़ा हो जाए और उसकी वाइफ की स्टोरी बताने लगे कि उसकी वाइफ के साथ क्या क्या हुआ था। युवराज को भूलना नहीं चाहिए कि युवराज की वाइफ ब्रिटिश है और उसको बॉलीवुड में किसने लॉन्च किया था युवराज को यह अच्छी तरह पता है और वो लोग किसी भी लड़की को कैसे लॉन्च करते हैं यह भी युवराज अच्छी तरह जानता है। तो युवराज को चाहिए कि वो किसी भी हीरोइन के बारे में गलत बातें करने से पहले अपनी हीरोइन पत्नी के बारे में सोच ले। दोस्तों, बीजेपी पार्टी का एक प्रवक्ता है जिसका नाम है गौरव भाटिया। गौरव भाटिया ने ऑफिशियली कहा है कि कंगना जो बयान दे रही है वो बयान देने के लिए उसको परमिशन नहीं है। वो जो भी बयान दे रही है वो अपनी मर्जी से दे रही है। पार्टी ने ना ही तो कंगना को प्रवक्ता बनाया है ना ही ये परमिशन दी है कि वो किसी भी टॉपिक पर बात कर सके। और आप तो जानते ही हैं कि कंगना कुछ ना कुछ उल्टे सुल्टे बयान देती रहती है। उस बेचारी को कुछ पता तो है नहीं, जो मर्जी आता है बोल देती है। कभी कहती है कि 2014 में हमारे को आजादी मिली थी, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। तो एक तरह से देखा जाए तो कंगना ने अपने उल जुलूल बयानों से अपनी पार्टी में ही अपनी धज्जियां उड़वा ली है। अब कंगना की इज्जत उसकी पार्टी में भी कोई नहीं करता। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निर्माता वासु भगनानी ने नेटफ्लिक्स पर केस कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई बड़े मियां छोटे मियां और मिशन रानीगंज दोनों ही फिल्में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में ये कहीं नहीं कहा कि भाई इन दोनों फिल्मों को नेटफ्लिक्स पर नहीं दिखाया जा रहा है। अरे भाई, मैंने ये कहा कि वासु भगनानी ने नेटफ्लिक्स पर केस डाला है इन फिल्मों को लेकर। तो अगर इन फिल्मों को लेकर केस डाला है तो कोई प्रॉब्लम है। अब अगर मैं वो पूरी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा तो आधे घंटे का वीडियो तो सिर्फ इसी बारे में मुझे बताना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप बॉलीवुड से तो हो नहीं, आप पूरी बात समझ नहीं सकते, आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। वो एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेंगी। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो नेटफ्लिक्स ने इन फिल्मों के राइट्स एक अमाउंट में खरीदे थे, लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हो गई तो नेटफ्लिक्स ने वो अमाउंट देने से मना कर दिया और फिर निर्माता वासु भगनानी साहब ने कंप्रोमाइज किया। जो अमाउंट नेटफ्लिक्स ने दिया उसी में उन्होंने ये राइट्स दे दिए। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स इन दोनों फिल्मों को दिखा रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि निर्माता वासु भगनानी साहब का बहुत भारी नुकसान हो गया इस कंडीशन की वजह से, और यही वजह है कि वासु भगनानी साहब ने नेटफ्लिक्स पर केस डाला है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर आ गया है और बहुत ही कमाल का टीजर है। इस फिल्म में मंजुलिका का रोल किया है विद्या बेलन ने, और विद्या आप सभी जानते हैं जबरदस्त एक्ट्रेस है, कमाल की एक्टिंग करती है। तो इस फिल्म में भी जाहिर सी बात है विद्या ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है, और आप सभी ये भी जानते हैं कि कार्तिक भी कमाल का एक्टर है, बेहतरीन एक्टिंग करता है। तो इस टीजर में ही पता चल गया है कि कार्तिक ने इस फिल्म में कितनी कमाल की एक्टिंग की है, और कार्तिक का लुक भी बहुत जबरदस्त है। कहने का मतलब यह है कि फिल्म का ये टीजर ही इतना कमाल का है कि जिसने इस टीजर को देखा है उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको ये फिल्म देखनी ही देखनी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस टीजर से ही यह फिल्म बहुत गर्म हो गई है। इस फिल्म की हाइप भी कुछ वैसी ही बन रही है जैसी कि स्त्री 2 की रिलीज होने से पहले बनी थी। इस हाइप से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग लगने वाली है और यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा अगर यह फिल्म भी इंडिया में 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी। भाई जब स्त्री 2 600 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर सकती है तो यह फिल्म 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस क्यों नहीं कर सकती। दोस्तों, तेलुगु फिल्मों के 2.5 फीट 3 इंच बटले हीरो जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा कल रिलीज हुई थी, और यह फिल्म इतनी घटिया है कि जिसने भी इस फिल्म को देखा वो अपना सर पीटता हुआ थिएटर से बाहर आया। हैदराबाद में तो कुछ ऐसा हुआ
था जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। जब थिएटर से कुछ लोग बाहर निकले तो वो इतने नाराज थे कि उन्होंने जूनियर एनटीआर का पुतला जलाया। उनका कहना यह था कि जूनियर एनटीआर ने इतनी घटिया फिल्म में काम क्यों किया। अगर उसने इस फिल्म में काम किया है तो इसका मतलब यह है कि वो पब्लिक को बेवकूफ समझता है, वो लोगों को पागल बना रहा है, वो लोगों को पागल बनाकर उनकी मेहनत की कमाई को लूट रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का बजट बहुत भारी भरकम है, तकरीबन 500 करोड़ रुपए। तो अगर एक 500 करोड़ रुपए बजट की फिल्म के बारे में पब्लिक ऐसा कहती है तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही भारी बेइज्जती है। इस फिल्म का पहले दिन का रिस्पॉन्स देखकर मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म सैटरडे संडे शायद कुछ बिजनेस कर ले, मंडे को ये फिल्म बिल्कुल साफ हो जाएगी और इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिवाली पे भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन टकराने वाली है। दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज होने वाली हैं। भूल भुलैया 3 का टीजर आ चुका है, ट्रेलर आना बाकी है, लेकिन सिंघम अगेन का ट्रेलर 3 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है। उसको देखकर यह पता चलेगा कि फिल्म कैसी होगी। हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में तकरीबन आधा बॉलीवुड है, यानी कि यह फिल्म एक बहुत बड़ी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है और यही वजह है कि इस फिल्म से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह फिल्म 500 CR का बॉक्स ऑफिस करेगी। सैफ अली खान एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था और जब उससे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आज की तारीख में कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा काम कर रहा है, कौन सा पॉलिटिशियन अगला पीएम होना चाहिए, तो सैफ अली खान ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी हिंदुस्तान का पीएम जरूर बनेगा। मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी का वक्त पूरी तरह बदल चुका है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के फेमस समझदार सभी लोग यही कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी हिंदुस्तान का पीएम होगा। दोस्तों, बॉलीवुड में एक निर्माता है जिनका नाम है गुनीत मोंगा और आप ये भी जानते हैं कि टिंगू भाई आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है। गुनीत ने कहा है कि ये फिल्म एक नंबर की वाहियात फिल्म है, इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए था। अगर इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये फिल्म ऑस्कर कभी नहीं जीत सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि भाई जब बॉलीवुड के लोग ही ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म को ऑस्कर नहीं मिल सकता, यह फिल्म उतनी अच्छी नहीं है, यह फिल्म एक नंबर की घटिया फिल्म है, इसको ऑस्कर नहीं दिया जा सकता, तो फिर इस फिल्म को ऑस्कर कैसे मिलेगा? और जब इस फिल्म को ऑस्कर नहीं मिलेगा तो इसको ऑस्कर के लिए भेजा क्यों जा रहा है? मतलब सिर्फ इसलिए कि आमिर खान ने अपनी पावर लगा दी है, आमिर खान ने सबको कन्विंस कर दिया है कि यह फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए दिखने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, जो कहता है कि मेरा बेटा ही नहीं है, ये तो किसी और का बेटा है, जो कहता है कि मेरी वाइफ का तो किसी और के साथ रिलेशन था, यही वजह है कि ये बेटा मेरा नहीं है। मतलब बहुत ही घटिया इंसान है बेसिकली ये। अब ये लुक्खा इंसान एक गेमिंग ऐप का प्रमोशन कर रहा है जिसका नाम है बिग कैश। सारी दुनिया जानती है कि ये गेमिंग ऐप जो है ये खतरनाक है, बहुत सारे लोग अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं। ये गेमिंग ऐप बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि पब्लिक को लूटा जा सके, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी घटिया इंसान इन ऐप्स का प्रमोशन कर रहा है क्योंकि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता पब्लिक के साथ क्या होता है। वो इतना बड़ा लुक्खा है कि एक जंगल में 8-10 करोड़ का घर बनाकर उसको हवेली बताता है, उसको 150 करोड़ की हवेली कहता है। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा अगर कोई ये कहे कि इस लुक्खे के पास पैसे ही नहीं है घर चलाने के लिए। यही वजह है कि आज की तारीख में कुछ भी कर रहा है। एक हरियाणवी गाने की शूटिंग कर रहा था कुछ दिनों पहले, अब गेमिंग ऐप का प्रमोशन कर रहा है। अबे लुक्खे, अगर तेरे पास खाने के लिए नहीं है तो मुझे बोल, 2-4 करोड़ रुपए मैं भेज देता हूं, लेकिन ये घटिया हरकतें करना बंद कर दे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डायरेक्टर राजू हिरानी एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है और अच्छी फिल्में बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजू हिरानी ने अब एक कमाल का स्टेटमेंट दिया है। भाई साहब, राजू हिरानी ने कहा है कि अगर मैं किसी फिल्म को देख रहा हूं और वो फिल्म बीच में मुझे 4-5 मिनट के लिए भी बोर करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यही वजह है कि मैं ट्रायल्स में नहीं जाता, यही वजह है कि मैं किसी की फिल्म को देखने नहीं जाता। अरे भाई साहब, वो तो ठीक है कि आप किसी की फिल्म देखने नहीं जाते इस वजह से कि वो फिल्म आपको बोर करेगी, लेकिन फिर आपने अपनी पिछले वाली फिल्म कैसे बनाई थी और उसको कैसे देखा था? और बहुत दफा देखा होगा उसको, तो तब क्या हुआ था आपके साथ वो भी तो बता दो मेरे भाई। राजू हिरानी साहब, मैं आपको बता दूं कि लंबी लंबी फेंकना बंद कर दो। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, पता नहीं कब पड़ जाए। तो भाई साहब, एक फिल्म तो पिछले वाली आपको पता है कैसी चली, अगली फिल्म का क्या होगा किसी को नहीं पता।
तो थोड़ा कंट्रोल करो आप। दोस्तों बॉलीवुड में एक हाथी का बच्चा एक्टर है जिसका नाम है अर्जुन कपूर। उसने एक स्कूटी खरीदी है जिसकी कीमत है 1,10,000 रुपए, यानी कि मामूली सी कीमत है। तो यही वजह है कि अर्जुन कपूर ने मीडिया को बुलाया और उनसे कहा कि देखो भाई, मैंने स्कूटी खरीदी है 1,10,000 की। अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा बल्कि इस स्कूटी को लेकर घूमूंगा। तो बेसिकली अर्जुन कपूर मीडिया को यह बता रहा था कि वो कितना बड़ा फ्लॉप है, कितना बड़ा नल्ला है कि अब वो गाड़ी में नहीं घूमेगा बल्कि स्कूटी पर घूमेगा। लेकिन कमाल यह है कि इस स्कूटी की कीमत तो है 1,10,000, लेकिन इस भाई ने मीडिया वालों में 2 लाख रुपए बांटे ताकि वो आए, इसको कवर करे और दुनिया को बताए कि इस हाथी के बच्चे ने एक स्कूटी खरीदी है जिसकी कीमत है 1,10,000 रुपए। कितना बड़ा उल्लू का पट्टा है, आप अंदाजा लगाइए कि कीमत 1,10,000 और मीडिया में बांटे 2 लाख। इसे कहते हैं अकल से पैदल इंसान। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं हो रही है और इस फिल्म का केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। कल तारीख थी और वहां सेंसर बोर्ड ने अदालत को बताया कि यह फिल्म रिलीज हो सकती है, इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, बशर्ते कंगना इस फिल्म से 3 सीन हटा दे और 13 सीन्स को चेंज कर दे। कहने का मतलब यह है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही बर्बाद कर देना चाहता है। अरे भाई, अगर 3 सीन को कट कर दिया जाएगा, 13 सीन्स को चेंज कर दिया जाएगा तो फिल्म में बचेगा क्या? और ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि कंगना इस बात को कबूल नहीं करेगी। कंगना अपनी फिल्म से 3 सीन नहीं हटाएगी, कंगना अपनी फिल्म के 13 सीन्स को चेंज नहीं करेगी। और ऊपर से कंगना ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए हैं जिनकी वजह से बीजेपी हरियाणा इलेक्शन हार सकती है। तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हरियाणा इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कंगना ने बीजेपी पार्टी से इतना बड़ा पंगा ले लिया है कि अब शायद बीजेपी इस फिल्म को रिलीज होने ही नहीं देगी। क्योंकि अगर बीजेपी ये कहती है कि भाई हरियाणा इलेक्शन के बाद भी इस फिल्म से 3 सीन काटे जाए और 13 सीन्स को चेंज किया जाए तो कंगना वो करेगी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि शायद ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो पाएगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2 फुटिया ब्रिटिश नागरिक आलिया भट्ट की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है जिगरा। अगर इस फिल्म को सैवी 2 कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ दिनों पहले अनिल कपूर की फिल्म सैवी रिलीज हुई थी उसकी कहानी भी फ्रेम टू फ्रेम यही है। इस फिल्म को रिलीज होने के लिए सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन इस फिल्म की जो टैगलाइन रखी गई है इसको प्रमोट करने के लिए वो इतनी फनी है भाई साहब कि उसको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। वो टैगलाइन है ये, वक्त है बहुत कम कम, सत्या में है बहुत दम दम। अब बताओ कौन लुक्खा आदमी है जिसने ये टैगलाइन लिखी है? आप अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म से इतने बड़े बड़े जीनियस जुड़े हुए हैं, करण जौहर, आलिया भट्ट, और उन्होंने टैगलाइन रखी है ये कि वक्त है बहुत कम कम। अगर आपको नहीं पता कि फिल्म प्रमोशन कैसे किया जाएगा, इस फिल्म को कैसे प्रमोट किया जाएगा, क्या टैगलाइन रखी जाएगी, तो मेरे ख्याल में कुछ पैसे करके एक अच्छे से आदमी को रख लेते जो जानता है कि फिल्म का प्रमोशन कैसे किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि यार पैसे खर्च करके क्या होगा, फिल्म तो डिसास्टर होनी ही होनी है, तो बेहतर है कि कोई पैसा खर्च ना किया जाए किसी भी डिपार्टमेंट पर। दोस्तों वैसे तो मुंबई में आज की तारीख में ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो पोर्न फिल्म्स कर रही है, जैसे कि सन्नी लियोनी। ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो पब्लिसिटी के लिए रास्तों पर नंगी घूम रही है, जैसे कि कुल्फी जावेद। और ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नंगे नंगे रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। लेकिन मुंबई में एक पॉर्न स्टार और रहती है जिसका नाम है रिया बार्डे। बताया जाता है कि इस लड़की ने राज कुंद्रा की पोर्न फिल्म्स में भी काम किया था। अब इस लड़की को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस पर इल्जाम यह है कि ये इंडियन नहीं है, ये बांग्लादेशी है। एक्चुअली ये कुछ सालों पहले इंडिया में आई और यहीं रह गई और यहां के इसने डॉक्यूमेंट्स बना लिए और इसने दुनिया को बताया कि ये तो इंडियन है। हकीकत में ये बांग्लादेशी है और अब बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस इसको बांग्लादेश डिपोर्ट करेगी। मेरे ख्याल में इस एक लड़की को डिपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मुंबई पुलिस नंगापन रोकना चाहती है तो सबसे पहले सन्नी लियोनी को डिपोर्ट करे। ये लड़की डिपोर्ट होगी तभी बाकी लड़कियों को सबक मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि बॉलीवुड की बांटने वाली एक्ट्रेस तृप्ति दिमरी की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है विक्की विद्या का वीडियो।
अब एक राइटर ने इल्जाम लगाया है कि यह कहानी उसकी है, यह कहानी राज शांडिल्य की नहीं है, जिसका नाम आ रहा है कि उसने यह कहानी लिखी है, जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। जो राइटर अपनी कहानी चोरी होने का इल्जाम लगा रहा है वो सबूत दे रहा है कि 2015 में उसने इस कहानी को रजिस्टर कराया था एसोसिएशन में, और अगर किसी कहानी को राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर कराया गया था तो वो पक्का सबूत है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। यही वजह है कि इस राइटर ने लीगल नोटिस भेज दिया है राज को भी और जो निर्माता टी सीरीज है उसको भी, और इस राइटर ने डिमांड की है कि इस फिल्म की रिलीज को रोका जाए। मैं आपको यह बता दूं कि इस फिल्म की रिलीज को नहीं रोका जाएगा। अब होगा यह कि इस राइटर को बुलाया जाएगा, इस राइटर के साथ तोड़पानी होगा, इसको पैसे दिए जाएंगे और फिल्म जब रिलीज होनी है तभी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।